मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं राम कृपाल आज आपके सामने फिर कुछ चर्चाएं करने के लिए उपस्थित हूं। देखिए मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं जो कुछ भी आपको बताता हूं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ये मेरे कॉम्पिटिटिव कह सकते हैं प्रतियोगी परीक्षार्थियों के जो गुरुजी हैं, आदरणीय अनिल अवस्थी जी, ये उनका योगदान है। शब्द उनके हैं, बोलता मैं हूं। तो ये उन्हीं का योगदान है कि जो मैं आपके आगे ये सब बोल रहा हूं। अगर वो मुझको न सिखाते तो शायद मैं आपके सामने न बोल पाता। तो कभी भी अगर आपका सिलेक्शन हो और आपको ये कार्यक्रम पसंद आता हो, तो आप मुझे नहीं, राम कृपाल को नहीं, आदरणीय अनिल अवस्थी जी को जो है शुभकामनाएं दीजिएगा। तो चलिए मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं। आज तारीख हो गई 26 दिसंबर। आज जो है भारत में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम 26वें संविधान संशोधन की बात करें तो भारत में 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जो भूतपूर्व राजा या नवाब थे, उनके प्रिवी पर्स समाप्त कर दिए गए। अब ये प्रिवी पर्स ऐसा हुआ था कि जब ये इन रियासतों का विलय भारत में हुआ, तो उनके जो राजा महाराजा थे या नवाब थे, तो उनको जो है सरकार ने खर्चे के तौर पर प्रिवी पर्स दिए। जो खर्चे देती थी उनको, सालाना खर्चे, तो ये प्रिवी पर्स कहलाते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया। 47 से जब 71 का समय आया, उसमें प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने देखा है जो भी हो कि अब ज्यादा समय हो गया है, अब ये लोग भाई, अब इनका जो विशेषाधिकार है वो समाप्त किया जाए। तो 26वां संविधान संशोधन भूतपूर्व राजाओं के प्रिवी पर्स समाप्त कर दिए गए। अच्छा, अगर हम अनुच्छेद 26 की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 की बात करें, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है। अब इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है, थोड़ा सुन लें। सदाचार, लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, फिर से सुने, सदाचार, लोक व्यवस्था तथा स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अपनी धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार होगा, उनका प्रबंधन करने का अधिकार होगा, जंगम व स्थावर संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार होगा, उस संपत्ति का प्रबंधन और उपयोग करने का अधिकार होगा। ठीक, तो ये अनुच्छेद 26 ऐसा कहता है। गुजरात लोकसभा के लिए 26 सांसद चुनकर भेजता है। ठीक, तो ये जो 26 को लेकर के मेरे पास जानकारियां थी, मैंने आपके समक्ष शेयर की, और अगर मुझे और जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, 100 रुपए के नोट पर क्या जो है अंकित किया गया है? 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव, ये 100 रुपए के नोट पर अंकित है। आओ, यूरोपा, गनीमेडे, कैलिस्टो किसके उपग्रह हैं? बृहस्पति के। बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ गॉड। तारा सदृश ग्रह कहा गया है। बृहस्पति ग्रह सबसे भारी ग्रह है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ग्रह है, और जो है इसका रंग क्या होना चाहिए? जोर से बोले। पीला। ठीक है, तो अभी गनीमेडे शब्द आया, तो जो गनीमेडे उपग्रह है, गनीमेड, ये
बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। और अगर सभी ग्रहों के उपग्रहों की बात की जाए, सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेड, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेड, और जितने ग्रह हैं सबके ग्रह अगर मिलाए जाएं तो उसमें भी सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेड है। ठीक, आओ यूरोपा, गनीमेड, कैलिस्टो, ये इन ग्रहों की खोज किसने की थी? गैलीलियन महोदय ने, गैलीलियो। इन ग्रहों की खोज गैलीलियो ने की थी, इसलिए इन ग्रहों को गैलीलियन, ये उपग्रह जो हैं इनकी खोज गैलीलियो ने की थी, तो इसलिए इन्हें गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है। ठीक, तो ये एक चर्चा रही भाई। ठीक, अच्छा, ओलंपिक खेलों में पीला रंग किस महाद्वीप को दिया गया है, जिसमें आप सब बैठे हुए हैं? यानी एशिया महाद्वीप। ठीक, अच्छा, रिजर्व बैंक का पहले मुख्यालय कहां था? रिजर्व बैंक का पहले मुख्यालय, देखिए, रिजर्व बैंक का पहले मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित किया गया। अच्छा, और रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले केंद्रीय बैंक का काम कौन करता था? रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले कौन सी बैंक केंद्रीय बैंक का काम करती थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है, आरबीआई की स्थापना से पहले ब्रिटिश भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता था। इंपीरियल बैंक आप जानते ही होंगे कैसे क्या बना, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा रिवीजन कराने के लिए, क्योंकि रिमेंबर, याददाश्त होनी जरूरी है। देखें, भारत में 1770 में पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया। निजी क्षेत्र का बैंक था, लेकिन वो चल नहीं पाया। 1770 में असफल रहा, हो गया आगे चल के। लेकिन फिर 3 बैंक खुले। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806, इसका मुख्यालय कलकत्ता रखा गया। बैंक ऑफ बॉम्बे, ये 1840 में खोला गया, इसका मुख्यालय बंबई, यानी अब जो मुंबई कहलाता है वहां रखा गया। जबकि बैंक ऑफ मद्रास, इसका मुख्यालय, ये बैंक ऑफ मद्रास 1843 में खोला गया, इसका मुख्यालय मद्रास रखा गया। अब देखें, अब तो सबके नाम बदले हैं क्या? कलकत्ता का नाम कोलकाता, मुंबई, बॉम्बे, अभी मैंने बताया मुंबई हुआ, और मद्रास का नया नाम चेन्नई हो गया। 17 जुलाई 1996 को मद्रास का नया नाम चेन्नई पड़ा। ठीक, फिर 27 जनवरी 1921 को इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। फिर यही इंपीरियल बैंक गोरवाला कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। ठीक, अच्छा, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो आप जानते होंगे कि 1969 में हुआ, 19 जुलाई 1969, और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 2 अक्टूबर 1975। 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। 1982 में आयात निर्यात बैंक की भी स्थापना हुई। हाँ, 1982 में नवे एशियाई खेल ये नई दिल्ली में हुए थे, 1982। ठीक, अच्छा, वर्तमान समय में
राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है, क्योंकि तमाम बैंकें एक दूसरे में विलय कर दी गई हैं। ठीक। अच्छा, आइए, अच्छा ये बताइए, करवे समिति का संबंध किससे है? करवे समिति, करवे समिति। देखिए, डीके करवे नहीं, वो तो दूसरे थे, एक करवे और हुए हैं। करवे समिति का संबंध किससे है? करवे समिति, करवे समिति का संबंध किससे है? करवे समिति। आप लोग बताओ, कुछ याद करो, कुछ अपने मस्तिष्क पर जोर डालिए। करवे समिति, करवे समिति का संबंध किससे है? करवे समिति का संबंध किससे है? कुछ याद करें। देखें, ग्रामीण एवं लघु उद्योग से संबंधित है करवे समिति। ग्रामीण एवं लघु उद्योग से संबंधित कौन सी समिति है? करवे समिति। ठीक, ग्रामीण एवं लघु उद्योग। अच्छा ये बताइए, सिडबी की स्थापना किस वर्ष हुई? सिडबी की स्थापना, सिडबी की स्थापना किस वर्ष हुई? सिडबी बताइए। 57। सिडबी, सिडबी की स्थापना 1990 में हुई। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई। ये किस बैंक की अनुषंगी कंपनी है? किस बैंक की अनुषंगी कंपनी है? नाबार्ड? नो, ये IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी अनुषंगी कंपनी है। IDBI की स्थापना 1964 में हुई थी। यानी अब IDBI की स्थापना को इस वर्ष कितने साल हो जाएंगे? पूरे 60 वर्ष हो जाएंगे। कितने वर्ष? 60। पूरे 60, यानी 7 वर्ष हो जाएंगे। अच्छा, हिमालय की पुकार, ये हिंदी के, मतलब हिंदी के एक विद्वान है, किस हिंदी के विद्वान की कृति है? हिमालय की पुकार, ये श्री जयप्रकाश भारती जी की लिखी हुई है। हिमालय की पुकार। ठीक, हिमालय की पुकार। अच्छा, बापू के कदमों में, ये पुस्तक किसकी है? बापू के कदमों में, ये पुस्तक है संत राष्ट्रपति की। संत राष्ट्रपति कौन कहे गए भारत में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी पुस्तक है। ठीक है, बापू के कदमों में। अच्छा, अफरीदी जनजाति कहाँ निवास करती है? किस देश में? अफरीदी, अफरीदी जनजाति, ये पाकिस्तान में निवास करती है। अफरीदी जनजाति। यूसुफजाई, खट्टक, अफरीदी, रोशनाई, ये जनजातियां पाकिस्तान में निवास करती हैं, विशेषकर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के इलाकों में। ये पठानों की ही उपशाखाएं हैं। ठीक है, तो अफरीदी पाकिस्तान। पाकिस्तान में राष्ट्रपति का भवन क्या कहलाता है? बताएं। ऐवाने सदर। ठीक, इस समय डॉक्टर आरिफ अलवी, जो कि दांतों के डॉक्टर भी हैं। रदन, मुखचुर, द्विज, ये किसके पर्यायवाची हैं? दांत के। और भी कुछ है दांत का पर्यायवाची। अच्छा, दांत की पॉलिश एनाइमल सबसे कठोर मानी जाती है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं भाई। भूटिया जनजाति भारत के किस प्रदेश में निवास करती है? भूटिया, सिक्किम। सिक्किम के विषय में तो पता ही होगा, भारत माता का गोद लिया हुआ पुत्र सिक्किम। पहला जैविक खेती करने वाला राज्य सिक्किम।
और क्या कहना चाहिए, सबसे कम मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में जिस विधानसभा का सबसे कम मूल्य है वो है सिक्किम। ठीक, अच्छा, सागा दावा त्योहार ये भी सिक्किम में है। सिक्किम लोकसभा के लिए एक मेंबर चुनकर भेजता है। ठीक, अच्छा, सोम्पेन जनजाति भारत के किस प्रदेश में निवास करती है? सोम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, अच्छा, ब्रजभाषा का उदय, ब्रजबोली जो है, ब्रजबोली ये किस हिंदी की किस शाखा से निकली है? शौर सेनी, शौर सेनी से निकली है। कौन? ब्रज भाषा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में, प्राचीन काल में नेचुरल हिस्टोरिका ये पुस्तक किसकी है? नेचुरल हिस्टोरिका या नेचुरल हिस्ट्री भी कह सकते हैं। हेरोडोटस। नो, नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक किसकी है बताएं? बताएं। हिस्टोरिका मालूम है। हिस्टोरिका, हिस्टोरिका मालूम है, खाली हिस्टोरिका। वो तो हेरोडोटस की है। नेचुरल हिस्ट्री या नेचुरल हिस्टोरिका प्राकृतिक इतिहास कह सकते हैं। प्लिनी, प्लिनी की है। ठीक, आइए आगे चलते हैं भाई। कृष्ण की पतिरूप में पूजा करने के कारण, सुने ध्यान से, कृष्ण की पतिरूप में पूजा करने के कारण पति के रूप में मीराबाई की तुलना किस महिला सूफी संत से की गई है बताइए? मीराबाई की तुलना जो है भक्तिकाल की हुई है, तो भक्तिकाल की महान सूफी संत हुई है एक, उनसे करी गई है। वो महिला कौन है? वो महिला सूफी संत कौन है? राबिया। वो कौन है? राबिया। कौन है ये कहा कि? हाँ अभी बता दें। राबिया एक हुई है भक्तिकाल की सूफी संत। संभवतः इनका इलाका इधर होना चाहिए, जो इजराइल के आसपास का है। इजराइल होना चाहिए। ठीक है, मैं और भी इनके विषय में बताऊंगा, लेकिन हमने कहा फिलहाल इतनी तो जानकारी आपको दूं। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? रामानंद, गुरु रामानंद। सुनिए, तो रामानंद जी को जो है उत्तर और दक्षिण भक्ति आंदोलन का राम सेतु कहते हैं। अगेन, एक बार फिर, रामानंद को उत्तर और दक्षिण भक्ति आंदोलन का राम सेतु कहा जाता है। अच्छा, रामानंद के गुरु थे संत राघवानंद। देखिए, संत राघवानंद जो थे ये श्री संप्रदाय से संबंधित थे। रामानंद ने इनको अपना गुरु बनाया था, लेकिन अनुशासन संबंधी किसी मामले पर इन्होंने उनकी मठ को त्याग दिया। तो आप अंदाजा लगा लें कि जो इतनी बड़ी संपत्ति का सहज त्याग कर सकता है, तो उसकी स्वतंत्र चिंतनशीलता का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि कितना वो मतलब वो ऐसे थे। बाकी इनके शिष्यों में तो हुए हैं संत कबीर हुए हैं, संत रविदास हुए हैं, संत सेना हुए हैं, संत धन्ना हुए हैं, संत पीपा हुए हैं। एक नाम आता है सुरसरानंद, सुखानंद और नरहरिनंद, अनंतानंद, भावानंद। अच्छा, पद्मावती और सुरसरी, पद्मावती और सुरसरी ये किसकी शिष्या थी बताइए? ये गुरु रामानंद की ही शिष्या थी। पद्मावती और सुरसरी ये गुरु
रामानंद की शिष्या थी। इनके स्वतंत्र विचारों के आधार पर कुछ लोगों ने रामावत और रामानंदी संप्रदाय भी चलाने की कोशिश की। हालांकि ये सब बड़े ऊंचे त्याग में लोग थे। तो मैंने आपके सामने रखी चर्चाएं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, विजयनगर की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? विजयनगर की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? विजयनगर की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अनेगोंदी। फिर बाद में राजधानी बनी हम्पी, हस्तिनावली। हालांकि उसे विजयनगर कहकर ही पुकारा गया था। क्या कहकर पुकारा गया? विजयनगर। अच्छा, यद्यपि क्षेत्रीय परिषदों का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं था, लेकिन फिर भी भारत को आपस में जोड़ने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। तो देखिए, मैं केवल इनको कहां कहां पर किसके मुख्यालय हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और फिर कौन से प्रदेश आते हैं इन परिषदों में वो बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन पहले एक मालूम हो जाना चाहिए। देखें, उत्तर क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहां होना चाहिए? कुंभ मेला, प्रयागराज में है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहां होना चाहिए? चेन्नई। पूर्व क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। और पश्चिम क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय पश्चिम क्षेत्रीय परिषद, यानी उसे उत्तर और दक्षिण के बीच का कोई इलाका मान सकते हैं। और अगर उत्तर दक्षिण दोनों में भी लेना हो तो फिर दक्षिण ही मानेंगे। नहीं, 7 टापुओं का नगर मुंबई। ठीक। और ते 5 मैंने आपको बताई। और इन 5 क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त एक पूर्वोत्तर परिषद भी बनाई गई 1971 में। पूर्वोत्तर परिषद, इसमें जो 7 बहनें हैं, 7 बहनें जो पूर्व की नहीं है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और भी जो हैं जितने, तो ये सब इसमें शामिल हैं। और फिर अब सिक्किम को भी बाद में शामिल कर लिया गया है। तो मैंने आपको क्षेत्रीय परिषदें बताई, उनके मुख्यालय बताए। फिर आगे थोड़ा थोड़ा करके इनको अलग बताएंगे। जब अलग बताएंगे तो धीरे धीरे और समझ में आएगा। लेकिन हमने कहा पहले आपको ये हम क्या बता दें, क्या बताएं? परिषदें। एक बार मैं फिर इनकी चर्चा करे दे रहा हूं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, मध्य क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद चेन्नई, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद मुंबई। और फिर 71 में क्या बनी? पूर्वोत्तर परिषद। ठीक। अच्छा, आइए आगे चलते हैं। अच्छा, ये बताइए, बारदोली सत्याग्रह के समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर कौन थे? अभी मैंने चर्चा की थी, याद दिलाने के लिए आपको बता रहा हूं। सोचे बताएं, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमने बताया था, तो याद है कि नहीं? याद, देखें, बताने के साथ साथ आपको याद भी होना चाहिए। क्या समय हो गया क्या? अच्छा, ठीक है। सोचिए जरा, आप लोग जो बैठे हैं। चलिए, एक प्रश्न हम और हिंदी का ले रहे हैं, तब तक इस बीच में सोचने का समय देंगे आपको। पुष्प धनवा किसका पर्यायवाची होगा? पुष्प धनवा किसका पर्यायवाची है, बताइए? चावल? नहीं, किसी देवता का है। पुष्प धनवा ब्रह्मा? नहीं, ये कामदेव का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? कामदेव
देव का पर्यायवाची पुष्प धनवा। ठीक, चलिए, आप नहीं बता पा रहे हैं, फिर बता रहे हैं आपको। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के उस समय गवर्नर थे मिस्टर लेस्ली विल्सन। लेस्ली विल्सन, ठीक। और अब समय धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है, लेकिन चलते चलते भी मैं आपके सामने कुछ चर्चाएं करूंगा। चलते चलते देखें, 1911 में मिस्टर सी फुंक महोदय ने, सी फुंक, कहीं कहीं फंक भी लिखा है, सी फुंक महोदय ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया। विटामिन शब्द का प्रयोग किया। विटामिन कौन कौन से हैं आप जानते होंगे, ए बी सी डी ई के। तो विटामिन ए की कमी से आंखों से संबंधित होता है। विटामिन बी बेरी बेरी, हालांकि उसमें कई पार्ट हैं। और विटामिन सी स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी आती है। तो देखें, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं और बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील हैं। अच्छा, ये वसा से ज्यादा ऊर्जा मिलती है। ज्यादा ऊर्जा जो है वसा से मिलती है। और वसा के ही कारण व्यक्ति चिकना हष्ट पुष्ट जो है, जब वसा सही रहती है उसके शरीर की। तो वसा हमें जो है जंतु वसा होती है, यानी प्राणी वसा जिसे कहते हैं, और साथ में एक होती वनस्पति वसा। तो प्राणी वसा कैसे मिलती है? दूध, पनीर, अंडा, मछली। और साथ में वनस्पति वसा कैसी होती है? अखरोट, बादाम, सरसों। ये वनस्पति से हमें वसा प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छा। अच्छा भाई, हाँ ठीक है। समय धीरे धीरे समापन की ओर चल रहा है, इसलिए मैं भी जल्दी से अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। अच्छा, अच्छा, जो गन्ना है, जैसा कि मुझको जानकारी मिल रही है, गन्ने में लगभग 16% शर्करा पाई जाती है, यानी चीनी पाई जाती है गन्ने में। तो जो गन्ना है, गन्ने का वनस्पति वैज्ञानिक नाम क्या हो सकता है, मालूम है? सैकरम ऑफिसिनेरम। सैकरम ऑफिसिनेरम, ये गन्ने का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।